इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसकी एक वैल्यू होती है x, उस वैल्यू को पता करना होता है। अब x को हम किस तरह से पता करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास H2O, तो इसमें सेंट्रल एटम होगा O, तो इसकी वैल्यू x कितनी होगी। या जैसे अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूं CO2, तो CO2 में C सेंट्रल एटम है, तो C के लिए x की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा, यानी VE का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद प्लस Ma का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स और एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप्स हैं। मोनोवैलेंट का मतलब जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इस तरह से। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है इसलिए ऑक्सीजन नहीं आएगा। C का मतलब हुआ चार्ज ऑन द कैटायन, यानी अगर सेंट्रल एटम कैटायन हुआ तो उसमें कितना चार्ज है। और उसी तरह A का मतलब हुआ चार्ज ऑन एनायन, अगर सेंट्रल एटम एनायन है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो इनकी मदद से हम सेंट्रल एटम की x वैल्यू पता करते हैं। अब x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और x की वैल्यू से हम उसके हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाएंगे। जैसे अगर x की वैल्यू 2 आई तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। 2 का मतलब टोटल ऑर्बिटल हुए 2, और 2 ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं, एक s और एक p। इसी तरह अगर x की वैल्यू आई 3 तो कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, 3, तो एक s और 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इसी तरह अगर x की वैल्यू आई 4 तो टोटल ऑर्बिटल हुए 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, टोटल आ गए 4। इसी तरह अगर x की वैल्यू आई 5 तो टोटल ऑर्बिटल होंगे 5, तो इसमें आएगा sp3d, एक s, 3p और एक d, टोटल हो गए 5 ऑर्बिटल। अगर x की वैल्यू आई 6 तो इसमें आएगा sp3d2, 2d, 3p और एक s। और अगर x की वैल्यू आई 7 तो टोटल ऑर्बिटल होंगे 7 और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, एक s, 3p और 3d। तो इस तरह हम सेंट्रल एटम की x की वैल्यू के बेसिस पे उस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं और इन एग्जाम्पल में मैं आपको इस x की वैल्यू निकालना बताऊंगा और फॉर्मूला मैंने आपके सामने रख दिया है। तो चलो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। CO2 में जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन, तो इस कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू पता करूंगा, तो x की वैल्यू के लिए 1/2। अब देखिए जो VE था, V का मतलब होता है सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सेंट्रल एटम है कार्बन, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 4। उसके बाद है प्लस Ma का मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम, सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने हैं। तो ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसका मतलब मोनोवैलेंट एटम 0 है। माइनस कार्बन पे प्लस चार्ज कितना है, तो वो भी 0 है। उसके बाद प्लस कार्बन पे माइनस चार्ज कितना है, वो भी 0 है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी 4/2 इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 फॉर सेंट्रल एटम कार्बन। और 2 का मतलब होता है 2 ऑर्बिटल यानी s और p। तो यहां पर CO2 में sp, क्योंकि इसकी वैल्यू आई 2। नेक्स्ट है PCl5। अब देखिए दोस्तों PCl5 में सेंट्रल एटम है p, तो p के लिए मैं x की वैल्यू पता करूंगा 1/2। p के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस Ma, यानी मोनोवैलेंट एटम तो कितने हैं 5, तो प्लस 5 माइनस फॉस्फोरस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है 0, और कोई भी इसमें माइनस चार्ज भी नहीं है 0, तो ये हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। यानी PCl5 में P के लिए x वैल्यू आई 5 और x वैल्यू 5 का मतलब होता है 5 ऑर्बिटल, तो क्या होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में सल्फर सेंट्रल एटम होता है, इसके लिए x की वैल्यू होगी 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 प्लस सल्फर के चारों तरफ मोनोवैलेंट एटम 0 है,
क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है। उसके बाद आया माइनस, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, 0 है, प्लस ए सल्फर पे नेगेटिव चार्ज कितना है दोस्तों, 2, तो आएगा 2, तो टोटल हो जाएगा 8/2, आंसर होगा 4, यानी x की वैल्यू सल्फर के लिए आएगी 4, और 4 का मतलब होता है 4 ऑर्बिटल यानी sp3, तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। नेक्स्ट हम लेते हैं sf6, अगेन सल्फर, सल्फर सेंट्रल एटम है, इसके लिए x की वैल्यू आएगी 1/2, 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 6 है, तो 6 + 6 माइनस कोई भी चार्ज नहीं है, न तो प्लस न तो माइनस, तो ये दोनों 0 आ जाएंगे, टोटल आ जाएगा 12/2 = 6, तो सल्फर के लिए x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, तो SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, तो इसके लिए वैल्यू होगी 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, हाइड्रोजन है तो 2, माइनस इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, न तो प्लस न तो माइनस, तो दोनों वैल्यू हो जाएंगी 0, 8/2 इधर आ जाएगा 4, 4 का मतलब है ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। नेक्स्ट हमारे पास है IF7, तो IF7 के लिए सेंट्रल एटम होगा आयोडीन, तो इसके लिए x वैल्यू होगी 1/2, आयोडीन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, फ्लोरीन है, तो 7 मोनोवैलेंट एटम है, प्लस 7 माइनस कोई भी चार्ज नहीं है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो हो जाएगा 14/2 = 7, यानी आयोडीन के लिए x वैल्यू आएगी 7, और 7 का मतलब है आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। इस तरह से लास्ट है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इसके लिए x वैल्यू आएगी 1/2, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो यह आ जाएगा 0, माइनस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा 1, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 5 + 1 6/2 = 3। नाइट्रोजन के लिए x वैल्यू होगी 3, और 3 का मतलब होता है sp2, यानी नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो इस तरह देखें दोस्तों, कई सारे मॉलिक्यूल में x वैल्यू का पता करके आप उसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का पता हमने लगा दिया है, और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम उसके शेप का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ की है जिनमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। अगर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ, फर्स्ट पॉइंट है मेरा, अगर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ तो केवल 2 ऑर्बिटल होंगे, और दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे, इस तरह से। तो 180 डिग्री पे जो ज्योमेट्री बनेगी उसका नाम होगा लीनियर, और इस तरह की ज्योमेट्री CO2, BeH2, C2H2 मॉलिक्यूल में मिलती है। अगर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2, यानी टोटल ऑर्बिटल है 3, तो 3 ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 120, और इस तरह से इसके ऑर्बिटल सिचुएटेड होंगे एक दूसरे से 120 एंगल पे, यानी ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, तीनों 120 एंगल पे होंगे, तो ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। और इस तरह की ज्योमेट्री कार्बोनेट आयन में, नाइट्रेट आयन में और BF3 मॉलिक्यूल में मिलती है। नंबर 3 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, जिसको सभी लोग जानते हैं, तो ऑर्बिटल का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से, यानी 4 ऑर्बिटल एक दूसरे से 109.5 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाएंगे, और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, और ये ज्योमेट्री मिलती है मीथेन में, SnCl4 में और NH4+ में। आगे बढ़ते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d, तो टोटल ऑर्बिटल है 5, तो 5 ऑर्बिटल में उनका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, यानी 3 ऑर्बिटल 1 2 3 एक प्लेन में, और एक ऑर्बिटल ऊपर वाले अबव द प्लेन और एक ऑर्बिटल बिलो द प्लेन, और इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसके एग्जांपल है PCl5 और PF5। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2, तो टोटल ऑर्बिटल हैं 6, तो 6 ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट होंगे, यानी 4 ऑर्बिटल एक प्लेन में, एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन और एक ऑर्बिटल बिलो द प्लेन,
तो इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, और ऐसी ज्योमेट्री SF6 टाइप के मॉलिक्यूल में मिलती है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें टोटल ऑर्बिटल है 7 और 7 ऑर्बिटल कुछ इस तरह से ओरिएंटेड होंगे, यानी 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल एक प्लेन में, ये वाला ऑर्बिटल अबव द प्लेन और ये वाला ऑर्बिटल बिलो द प्लेन, और इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और ऐसी ज्योमेट्री IF7 में देखने को मिलती है। तो ये था दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम शेप कैसे पता करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन X वैल्यू से हम कैसे पता लगाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपकी कुछ ना कुछ मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।